हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग संघ की कार्यपालिका का थर्ड महत्वपूर्ण अंग प्रधानमंत्री पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, विस्तार से चर्चा किए हैं। राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी आ चुका है, उपराष्ट्रपति भी आ चुका है। यहाँ तक कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, इनको मैंने डिटेल में बताई है, प्लेलिस्ट है, आप लोग देखिए। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री। मैंने बताया था लोकतंत्र के 4 स्तंभ, जिसमें कार्यपालिका हम लोगों ने शुरू किया है। इसके बाद विधायिका चालू करेंगे, जिसमें संसद, लोकसभा, राज्यसभा को पढ़ेंगे। हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, आज प्रधानमंत्री को देखने वाले हैं। ठीक, भाग 5 संघ में जो अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका के प्रावधान दिए हुए हैं, उसमें प्रधानमंत्री देखेंगे। इन सभी पर चर्चा हम लोगों ने विस्तार से पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज हम लोग प्रधानमंत्री पर चर्चा कर रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, तो प्रधानमंत्री जो कि रियल पावर रखता है हमारे देश की राज्य व्यवस्था में। ठीक, और राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र की शक्तियों को धारण किए हुए है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद किसका है? प्रधानमंत्री का है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है ये। मंत्रिमंडल में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री प्रधानमंत्री कहलाता है। ठीक, संसदीय व्यवस्था में देखें तो वास्तविक प्रमुख अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कहलाएगा, और नाम मात्र का प्रमुख अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला था राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च नागरिक है हमारे देश का, प्रथम नागरिक है हमारे देश का। ठीक है, परंतु प्रधानमंत्री जो है यह वास्तविक प्रमुख है, क्योंकि रियल पावर्स, जो रियल में जो शक्तियां हैं, वो प्रधानमंत्री के पास है। देखो, जो संविधान में प्रावधान दिए हुए हैं, वो सारे प्रावधान की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं, परंतु ये जो सारे कार्य करवाता है वह अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर इसे सारे कार्य करने होते हैं। तो जो सलाह दे रहे हैं मंत्री लोग, तो रियल में कार्य कौन कर रहा है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, जिसका प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। इसलिए यह वास्तविक प्रमुख कहलाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, सिर्फ 2 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। ठीक, तो आर्टिकल 74 जो है वो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 74 में दिया हुआ है कि एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, जो राष्ट्रपति की सहायता करेगा। तो मंत्री परिषद का गठन किसमें है? 74 में है। ठीक, अगर नियुक्ति की बात करें कि इन मंत्री परिषदों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो इस बात का प्रावधान, नियुक्ति का प्रावधान व कुछ अन्य उपबंधों के प्रावधान जो हैं वह अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है। तो 2 अनुच्छेद याद कर लो, 74 और 75। 74 में मंत्रिपरिषद का गठन, 75 में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व कुछ अन्य प्रावधान, कुछ अन्य उपबंध जो भी है वह सब कुछ 75 में दिया हुआ है। 2 याद रखने। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अभी हमने यहां पे पढ़ा कि 75 के तहत
प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रधानमंत्री से संबंधित सारी चीजों को चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल के लिए या मंत्रिपरिषद के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम अलग अलग मंत्रियों के बारे में डिस्कशन करेंगे, सभी चीजों को 360 से कवर करेंगे। अभी प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 75 में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो 75(1) में नियुक्ति दिया हुआ है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह के बाद। अन्य मंत्रियों के नाम की लिस्ट बनती है, आप लोग समझते हो, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई जाती है ना। कुछ 2-3 लोग आपस में मिलके पूरी मंत्रिमंडल का लिस्ट बनाते हैं और उसे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं कि ये मंत्रिमंडल, इसमें इस मंत्री पद हेतु ये व्यक्ति, इस मंत्री पद हेतु ये व्यक्ति, इस तरीके से नामांकन करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। तो किस आर्टिकल के तहत? 75(1) के तहत इन सभी का गठन होता है। इतनी बात क्लियर है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, साथ ही साथ मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति हो गई। अगला वीडियो मंत्रिपरिषद होगा तो वहां 75 आर्टिकल नंबर 75 फिर से आएगा, ठीक। अब योग्यता की बात कर लेते हैं, ठीक। जब हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी पढ़ा तो वहां योग्यता की बात की थी हमने। यहां पे योग्यता की जब भी बात करेंगे तो कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया है हमारे संविधान में। प्रधानमंत्री की योग्यता हेतु कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया हुआ है। तो क्या योग्यता होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है? लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें क्या हुए? सभी जगह से इलेक्ट किए गए, ठीक। हर एक क्षेत्रों से इलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक। एमपीस इलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इन एमपीस में मान लेते हैं जो भी पार्टी जीतती है या सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त जो पार्टी होती है, उसका जो मुखिया होता है, उसका जो लीडर होता है, उस बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी का जो लीड करने वाला व्यक्ति होता है, उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। कहां बहुमत प्राप्त? लोकसभा में। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो जो पार्टी बहुमत प्राप्त की होगी, उसका जो लीडर होगा, उसका जो नेता होगा, उसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। क्लियर? मतलब इसे भी क्या इलेक्शन में लड़ना पड़ेगा। तो देखो कुछ कंडीशन है। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों सदन का सदस्य नहीं है, ना तो लोकसभा का ना तो राज्यसभा का, परंतु जो बहुमत प्राप्त दल है, जो पार्टी जीती है, उसको एक कोई व्यक्ति प्रिय है जिसको वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, परंतु वह इलेक्ट नहीं हुआ है, कहीं पे या तो जीता नहीं है या तो कहीं से लड़ा नहीं है। तो उसे क्या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति, ये पॉइंट देखो, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना तो लोकसभा का सदस्य है ना तो राज्यसभा का सदस्य है, फिर भी उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते 6 माह के अंतर्गत, 6 माह के अंदर अंदर उसे या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। उसे चुनाव लड़ना होगा, उसे वहां जीत प्राप्त करनी होगी। मतलब उसे 2 सदन, लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से किसी की भी सदस्यता उसे प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर 6 माह के अंतर्गत वह इनमें से किसी का भी सदस्य बन जाता है तो वह प्रधानमंत्री बना रहेगा 5 वर्षों तक। परंतु अगर उसे सदस्यता प्राप्त नहीं होती है तो वह प्रधानमंत्री के पद से हट जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो योग्यता में हमने क्या देखा कि कोई भी आर्टिकल्स हमारे संविधान में कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं दिया हुआ है पर्टिकुलर जो कि प्रधानमंत्री की योग्यता बताता हो। ठीक, तो हमने देखा कि जो भी बहुमत प्राप्त दल है उसी का नेता प्रधानमंत्री होगा।
ठीक, अगर वह सदस्यता प्राप्त नहीं करता है या कहीं से इलेक्ट नहीं हो पाता है तो उसे 6 माह के अंतर्गत कहीं ना कहीं सदस्यता लोकसभा में या तो राज्यसभा में प्राप्त करनी होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? योग्यता खत्म, नियुक्ति खत्म। आगे देखते हैं पदावधि व शपथ। तो प्रधानमंत्री कोई बनता है, इलेक्ट हो जाता है, तो उसे शपथ कौन दिलाता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति तो हमने देख ली कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है, परंतु शपथ भी है तो वह भी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति देता है। ठीक, तो पहले देखो पदावधि जो है वह कितने वर्ष की है? 5 वर्षों की। जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जब शपथ ग्रहण होता है, उससे लेकर के अगले आने वाले लोकसभा चुनाव तक ये पार्टी बनी रहेगी, जब तक अगर बीच में कोई भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पार्टी ना गिरा दिया जाए। उसके बीच में अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो पार्टी गिर जाएगी, नेक्स्ट चुनाव वगैरह देखा जाएगा। परंतु अगर कुछ भी सब कुछ सही चलता है तो इनके यहाँ पे शपथ ग्रहण करने के बाद अगले चुनाव, लोकसभा चुनाव तक इनका कार्यकाल होगा, जो कि लगभग 5 वर्षों तक होता है। ठीक, अगर इससे पहले इनको अपने पद से हटना है या हटाना है तो उसके 3 कुछ पॉइंट्स हैं, उसे देखो। राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, तो अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसे देता है तो आप बोलोगे राष्ट्रपति को वो त्यागपत्र देता है। ठीक है, तो त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। दूसरा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर वह अपने पद से हट सकता है। एक वर्ड मैंने बताया, अविश्वास प्रस्ताव। मैंने एक वर्ड बताया था, राष्ट्रपति वाला जब टॉपिक पढ़ रहे थे वहां पे आया था महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति के लिए ही लगाया जाएगा, उपराष्ट्रपति में भी नहीं लगाया जाएगा, ना कि प्रधानमंत्री में। यहां पे क्या लगाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक, वहां महाभियोग वर्ड यूज किया जा रहा था और यहां पे अविश्वास प्रस्ताव वर्ड यूज किया जाएगा। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हम क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री को अपने पद से विमुक्त कर सकते हैं। ठीक, जो कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर ही वो हटेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति खुद चाहेगा तो बर्खास्त करके उसे अपने पद से हटा सकता है। 3 पॉइंट हैं। ठीक, 2 बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। शपथ की बात करें तो शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। ठीक, अब जब अनुसूचियों की बात होती है तो हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितने? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में जो तीसरी अनुसूची है वह किससे संबंधित है? वह शपथ से संबंधित है। वह शपथ से संबंधित है। ठीक, अनुसूचियां क्या होती है, क्यों होती है हमारे संविधान में? तो हमारे संविधान में भाग होते हैं। टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने आर्टिकल्स हैं इन भागों में? 395, 395। अगर अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। देखो साथियों, क्या होता है, कोई भी आर्टिकल दिया हुआ है तो वह क्या होता है? शॉर्ट में होता है। प्रावधान किससे संबंधित है, क्या बोलता है, डायरेक्टली वो प्रावधान की बात करता है। परंतु उसकी व्याख्या, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनकी व्याख्या की जरूरत है। ठीक, तो उस व्याख्या के लिए हम लोगों ने अनुसूचियों का निर्माण किया है। समझ में आ रहा है? अनुसूची का निर्माण सिर्फ प्रावधानों की व्याख्या हेतु बनाया गया है। ठीक, और अगर कोई दिक्कत होती है किसी चीज की, जैसे मौलिक अधिकारों में कोई भी व्याख्या वगैरह करनी है, कोई भी संविधान में किसी भी आर्टिकल की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करती है। यह भी याद रखोगे, न्यायपालिका के पास ये शक्ति है कि वह पूरे संविधान की व्याख्या करती है। ठीक, हम लोगों ने लोकतंत्र के 4 स्तंभ पढ़े थे। न्यायपालिका, विधायिका क्या कर रही है? कानूनों का निर्माण। कार्यपालिका उसको लागू कर रही है। न्यायपालिका उन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को क्या दे रही है? सजा दे रही है, या फिर उनके संबंध में न्याय प्रोवाइड करा रही है। साथ ही साथ किसी भी आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी व्याख्या करती है। ठीक, और हमारी पत्रकारिता, मीडिया क्या करती है? इन तीनों पर निगरानी करती है। सरकार और
लोगों के बीच में संबंध स्थापित करती है। ठीक, तो यहां पे देखो कि राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में जो भी प्रयोजन दिया हुआ है उसके अनुसार गोपनीयता का शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को गोपनीयता का शपथ दिला रहा है। गोपनीयता क्यों बनाए रखनी है? क्योंकि यह हमारे देश का सबसे प्रमुख पद है। इसे देश के हर एक खुफिया चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और दी जाती है। हमारे रक्षा विभाग से संबंधित जितनी जानकारी है वह प्रधानमंत्री को होता है। तीनों सेना के जितनी भी जानकारियां हैं वह हमारे प्रधानमंत्री को होती है। यहां तक कि इसरो से जो भी संबंधित जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, बार्क से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, इन सभी के बारे में जानकारी किसको होती है? एटॉमिक से संबंधित जो भी जानकारी है, सभी चीजों की जानकारी प्रधानमंत्री को होती है, उन्हें करवाई जाती है और ये सारी बातें गोपनीय बनी रहें, इस चीज का शपथ जो अनुसूची नंबर 3 है उसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को दिलाई जाती है। तो शपथ समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति दिला रहा है। आगे बढ़ते हैं, कार्य एवं शक्तियां व दायित्व। अब प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, दायित्व क्या बनता है, एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के संबंध में उसकी क्या क्या दायित्व हैं, क्या शक्तियां हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 78(1). इसके तहत क्या होता है कि केंद्र सरकार के जो प्रशासन से संबंधित सभी निर्णय, केंद्र सरकार कौन? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, ये केंद्र सरकार है। ठीक, उसके जो भी निर्णय हैं या फिर प्रस्तावित विधेयक हैं, इन सभी चीजों की जानकारी वो राष्ट्रपति को देगा। 78 आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति को जो भी विधेयक प्रस्तावित हैं लोकसभा, राज्यसभा, संसद में, उसके बारे में जानकारी किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। किस आर्टिकल के तहत? 78(1) के तहत। आप 71(8) बस याद रखो। ठीक, इसके अलावा यदि राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार के प्रशासन या किसी प्रस्तावित विधेयक से संबंधित जानकारी मांगी, मतलब अब यहां पे क्या है कि राष्ट्रपति जानकारी खुद मांग रहा है। अगर वो खुद मांग रहा है तो 78(2) के तहत आपको क्या याद रखना है? 78, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह इसके बारे में जानकारी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को जानकारी चाहिए। 2 पॉइंट क्लियर हैं। किससे संबंधित? राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य शक्ति व कर्तव्य या दायित्व। 3rd पॉइंट देखो, यदि किसी मंत्री ने, अब देखो कई मंत्री परिषद में कई मंत्री हैं, होम मिनिस्टर अलग, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक, रक्षा मंत्रालय संबंधित, है ना, डिफेंस मिनिस्टर, तो कई मिनिस्टर हैं। तो मान लेते हैं जैसे फॉरेन मिनिस्टर ने कोई निर्णय ले लिया खुद से, ठीक, तो किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय कर लिया और उसने अपने मंत्री परिषद में उसकी चर्चा नहीं की, विचार नहीं किया, उससे पहले ही उसने निर्णय ले लिया, तो राष्ट्रपति की अपेक्षा करने पर प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि इस निर्णय पर विचार विमर्श करे, वापस से पूरे मंत्रिपरिषद के समक्ष इस निर्णय पर विचार विमर्श करे। ठीक, 78(3) के तहत, अनुच्छेद 78(3) के तहत। क्या क्लियर है? 78(1), 78(2), 78(3), आप 78 बस याद रखो। 78 के तहत, आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि जो भी विधेयक आ रहे हैं संसद में वह राष्ट्रपति को बताएगा। जो भी विधेयक प्रस्तावित हो रहे हैं वह राष्ट्रपति को बताएगा। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक के बारे में या किसी निर्णय के बारे में कुछ पूछ रहा है तो वह प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह उसे बताएगा। यदि कोई मंत्री कोई निर्णय ले लेता है मंत्रिपरिषद में विचार विमर्श किए बिना, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह क्या करेगा? वह अपेक्षा करेगा कि आप लोग इस विषय पर पहले विचार विमर्श कर लीजिए सभी लोग, उसके बाद इस निर्णय को आगे बढ़ाइए। तो यह 78(3) के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सब कुछ बताएगा। क्लियर? लास्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विभिन्न संवैधानिक पदों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श करता है।
हमने राष्ट्रपति जब पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक पदों की नियुक्तियां करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, उसके बाद अटॉर्नी जनरल हो गए, उसके बाद है ना, हमने बहुत सारे पद देखे थे जिनकी नियुक्तियां कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इन सभी, अब ये वर्ड आ गया संवैधानिक पद। संवैधानिक पद कौन से पद होते हैं, जिनका उल्लेख संविधान में हो, वो सभी पद संवैधानिक होते हैं। जिनका उल्लेख संविधान में होगा वे सभी पद संवैधानिक पद कहलाएंगे। संविधान में जिन पदों का उल्लेख होगा उन सभी पदों को संवैधानिक पद कहते हैं। तो अगर क्या हो रहा है यहाँ पे फोर्थ में कि जो नियुक्तियां राष्ट्रपति कर रहा है संवैधानिक पदों की, उन सभी नियुक्तियों में प्रधानमंत्री परामर्श देता है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये सारे कार्य हो गए प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के संबंध में। अब हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य मंत्रिपरिषद के संबंध में। मंत्रिपरिषद के संबंध में, ठीक, क्या क्या कार्य करेगा? पहला है राष्ट्रपति को सिफारिश, किन किन व्यक्ति को मंत्री बनाना है उसकी सिफारिश, ठीक, लिस्ट प्रॉपर बनाते हैं कि यह गृह मंत्री बनेगा, यह रक्षा मंत्री बनेगा, है ना, यह विदेश मंत्री बनेगा, यातायात मंत्री। तो ये जो लिस्ट बनती है ये सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, कि राष्ट्रपति से अनुरोध करता है कि इस व्यक्ति को यह मंत्रालय दिया जाए, ठीक। तो राष्ट्रपति को सिफारिश किन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त किया जाए, पहला मंत्रिपरिषद के प्रति हो गया संबंध, है ना, प्रधानमंत्री का। दूसरा, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है कि आपको ये मंत्रालय मिल रहा है, आपको ये मंत्रालय मिल रहा है, ठीक। थर्ड, वह राष्ट्रपति को किसी मंत्री को बर्खास्त करने, अब कोई भी मंत्री कार्य नहीं कर रहा है या संवैधानिक तरीके से संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से क्या करेगा? बर्खास्त करने का या उसे त्यागपत्र देने का अनुरोध करेगा कि इस मंत्री को इसके पद से हटाने के लिए वह राष्ट्रपति से अनुरोध करेगा, ठीक, सलाह दे सकता है, ठीक है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित व निर्देशित करता है, ठीक, कंट्रोल बनाए रखता है ना। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मेनली प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाएगा। सभी लोग अपनी अपनी बातों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखते हैं, सभी मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। वह राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है, ठीक, एक कड़ी का कार्य करता है, ठीक। मंत्री पर एक प्रश्न भी बनता है बहुत अच्छा कि मंत्रिपरिषदों में सभी मंत्रियों के कंपेयर में प्रधानमंत्री श्रेष्ठ है, क्यों, ठीक है। तो उसके यही सारे पॉइंट्स हैं कि इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि सारे निर्णय जो लेने की जो शक्तियां हैं वह प्रधानमंत्री के अंदर निहित हैं। क्लियर? आगे देखो, अब बात करते हैं संसद के संबंध में, जो भी इसके कार्य हैं, शक्तियां हैं संसद के संबंध में, ठीक। तो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत मतलब बुलाने के लिए, सत्रावसान करने के लिए जो सलाह देगा वह प्रधानमंत्री देगा राष्ट्रपति को कि सत्र बुलाया जाए, सत्र आगे बढ़ाई जाए, ठीक। संसद का, लोकसभा राज्यसभा का। प्रधानमंत्री सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। एक कार्य मतलब सरकार किसे कह रहे हैं हम लोग? सरकार हम लोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को मिलाकर के हम क्या बोल रहे हैं? सरकार बोल रहे हैं। तो मुख्य प्रवक्ता कौन है? सरकार को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। देश को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री, ठीक। आगे, वह लोकसभा को विघटन करना है, इसकी सिफारिश राष्ट्रपति से करता है, ठीक, कि लोकसभा को विघटित करिए, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ना। प्रधानमंत्री विरोधी दल से संपर्क बनाए रखता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट समझो। अब जैसे हमने क्या पढ़ा, प्रधानमंत्री किस दल का नेता है? जो बहुमत प्राप्त दल है, जिसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं, उस दल का वो नेता है। अब विरोधी पार्टियां भी होंगी, अब उन विरोधी पार्टियों के साथ सामंजस्य बनाने का भी कार्य करता है प्रधानमंत्री। क्यों? कई बार ऐसे भी कार्य आते हैं या कई बार ऐसे भी विधेयक संसद में पारित कराने पड़ते हैं और कानून बनाने पड़ते हैं जो कि देश की एकता, अखंडता और सार्वजनिक महत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
तो सामंजस्य बना रहा है हमारा प्रधानमंत्री अन्य पार्टियों के लोगों के साथ। ठीक, जो भी अन्य पार्टी के लोग हैं, अन्य विरोधी दल के जो भी लोग हैं, उनके साथ संपर्क और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है प्रधानमंत्री, ताकि देश की एकता, अखंडता बनी रहे। ठीक, इसके बाद कुछ हम कार्य देखेंगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं और अंतरराज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह भी प्रधानमंत्री होते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक, इससे आप लोग जुड़ जाइए और आगे का जो सेशन आएगा वह मंत्रिमंडल पर आएगा। ठीक, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।